Students, today we will discuss about the your new subject, that is pharmaceutical jurisprudence. In this subject, today we will discuss about the new topic, your first topic, that is pharmaceutical legislation in India. In this subject, we will discuss about the pharmaceutical legislation in India. In this subject, we will discuss about all the laws related to the medicines, legal aspects related to drug. तो इसमें हम सब डिस्कस करेंगे आज जितने भी जो लॉज हैं, जो हर चीज़ में देखो कुछ भी अगर हम सही करते हैं गलत करते हैं उसके रिगार्डिंग लॉज बने हुए हैं। अगर वो लीगली इलीगल होता है तो उसके लिए अलग अलग पनिशमेंट बनी हुई है। तो इसी तरह से जो हमारा फार्मेसी जो प्रोफेशन है, उस प्रोफेशन में भी अलग अलग डिफरेंट लॉज बने हुए हैं। उन लॉज के रिगार्डिंग सारी स्टडी हम इस सब्जेक्ट में, दैट इज फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में स्टडी करेंगे। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, लेट अस स्टार्ट विद योर फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। In this chapter, we will discuss about the pharmaceutical legislation. First of all, we will discuss that what is jurisprudence. Jurisprudence क्या है? अगर हम बात करते हैं, juris is a Latin word. ये एक Latin word है, दो Latin words के combine करके बना है। First of all, juris. Juris means legal and second is prudentia. इसके कॉम्बिनेशन से ये वर्ड बना है। प्रूडेंशियल मीन्स नॉलेज और स्किल। तो यू कैन से दैट नॉलेज ऑफ लीगल लॉज, दैट इज कॉल्ड jurisprudence. Okay, now move to the definition. What is jurisprudence? It is a study of fundamental principles. ये एक स्टडी है फंडामेंटल प्रिंसिपल्स की। ठीक है, ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम इसमें ये देखते हैं। देखो अब ज्यूरिस्प्रूडेंशिया में नॉलेज होनी चाहिए रिगार्डिंग द लॉज। तो ज्यूरिस्प्रूडेंस किस में हेल्पफुल करता है? टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर। इट इज हेल्प टू अंडरस्टैंड लॉ बेटर वे में हम लॉज को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, अब हम नॉलेज ऑफ लॉ की बात करें तो इसमें क्या आ जाता है? इसमें सब देखा जाता है नॉलेज के अंदर भी उस लॉ की ओरिजिन कैसे हुई है। ठीक है, उसके क्या फंडामेंटल्स हैं, उस लॉ के रिलेटेड क्या फंडामेंटल है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, क्या नीड है, नीड ऑफ द लॉ एंड द पर्पस, क्या पर्पस है उसका। तो ये हम सारा किसमें कंसीडर करते हैं? इन द नॉलेज ऑफ लॉ की नॉलेज में। ठीक है, अब हम फार्मेसी में बहुत सारी इस तरह की प्रैक्टिसेस करते हैं। ठीक है, जिस प्रैक्टिसेस जैसे कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग की कंपाउंडिंग करनी, ड्रग की डिस्पेंसिंग करनी, ठीक है, ड्रग की सप्लाई करनी, इवन कंज्यूमिंग ऑफ ड्रग। ठीक है, ये सब किससे रिलेटेड है? इसमें जो भी है सब लॉ से रिलेटेड है। ठीक है, अगर मान लो जो जितनी भी प्रैक्टिसेस है इसका पर्पस क्या है? ताकि हमें जो भी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, जैसे वो डायग्नोसिस है, कंसल्टेशन है, ट्रीटमेंट है, ठीक है, वो हर चीज़ लॉ के अंडर है। हर चीज़ में कोई ना कोई लॉ है, विदाउट उसके हम कोई चीज़ फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, और ये क्या होती है? हमें ताकि अच्छी क्वालिटी की सर्विस प्रोवाइड मिले, अच्छी क्वालिटी की कंसल्टेंसी हो, गुड क्वालिटी का ट्रीटमेंट हो। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ज्यूरिस्प्रूडेंस में पूरा जो प्रैक्टिसेस हैं, जितनी भी जो भी प्रैक्टिसेस रिलेटेड टू फार्मेसी है, क्योंकि हम ज्यूरिस्प्रूडेंस नहीं पढ़ रहे, हम फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ रहे हैं, तो जो फार्मेसी से रिलेटेड जो लॉज हैं वो इस सब्जेक्ट में हम कवर करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है? जितनी भी जो लॉज है उनको मेंटेन करके रखना। ठीक है, तो वो किस में आ जाता है? जो भी लेजिस्लेशन उसको जो मेंटेन करने की जो भी एक तरह से व्यवस्था कह सकते हैं, उसको ये कह सकते हैं एक कानून प्रणाली, उसको क्या कहा जाता है? लेजिस्लेशन। उसको कहा जाता है लेजिस्लेशन। ठीक है,
अब उसको मेंटेन करना, टू मेंटेन द रूल्स, रूल्स को मेंटेन करने की जो व्यवस्था होती है उसको लेजिस्लेशन कहा जाता है। तो यू कैन से दैट टू मेंटेन रूल, रूल्स को मेंटेन करना कि जो जो उसकी प्रॉपर जो अरेंजमेंट है, ठीक है, किस वे से उसको मेंटेन किया जाता है, उस वो किसके थ्रू होता है, विद द हेल्प ऑफ लेजिस्लेशन की हेल्प से, ठीक है। अब जो फार्मास्यूटिकल, इन द फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन अगर हम बात करें इस पूरी टर्मिनोलॉजी की, दैट इज फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हम स्टडी कर सकते हैं, वी विल स्टडी द डिफरेंट टाइप ऑफ एक्ट्स, हम इसमें अलग अलग एक्ट स्टडी करेंगे, जैसे मेडिसिन एक्ट आ गया, ठीक है, नारकोटिक एक्ट्स आ गए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गए, ठीक है। इस तरह से ये सारे अलग अलग एक्ट हैं, शेड्यूल है, उसमें हम जो फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन है उसमें ये स्टडी करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गया हमारा जो ज्यूरिस की डेफिनेशन, कि ज्यूरिस क्या होता है, जनरल हमने किया था कि जो लीगल जो कि हेल्पफुल होता है टू अंडरस्टैंड द लॉ बेटर, उसको कहते हैं हम ज्यूरिस्प्रूडेंस, और यू कैन से दैट द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जो स्टडी होती है उनकी प्रिंसिपल्स की, ठीक है। अब फार्मेसी में बात कर रहे हैं तो फार्मास्यूटिकल्स के अंदर इन द फार्मास्यूटिकल द स्टडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, इसमें डिफरेंट एक्ट आ जाते हैं, जैसे अलग अलग एक्ट आपको बताए हैं। उसके बाद बात करते हैं हम एथिक्स और लॉ की, ठीक है। एथिक्स जिसको हिंदी में नीति भी कहा जाता है, नीति की बात करें तो एथिक्स क्या है, एथिक्स इज अ साइंस ऑफ ह्यूमन कंडक्ट, ह्यूमन कैसे कंडक्ट करता है, वो आइडियल मोरल कोड भी हो सकती है या फिर पॉजिटिव मोरल कोड भी हो सकती है। जो आइडियल मोरल कोड होती है वो डील करती है नेचुरली लॉ से, नेचुरली जो अपने आप ही रिस्पॉन्स होना, ठीक है, किसी ने कुछ कहा है, ठीक है, उसका अपने आप रिस्पॉन्स आना, ठीक है। पॉजिटिव मोरल कोड किससे डील करती है, एक्चुअल कंडक्ट से, जो जैसा कर रहा है उससे, ठीक है। तो ये जो पॉजिटिव मोरल कोड है इसमें क्या, तो जो एथिक्स क्या करता है, एथिक्स ले डाउन, जो एथिक्स है दैट लेज डाउन रूल्स फॉर आइडियल ह्यूमन कंडक्ट, ये रूल्स बनाता है आइडियल ह्यूमन कंडक्ट की। लेकिन जो लॉज होते हैं वो क्या करता है, उनको रेगुलेट करता है, ठीक है। ये तो जो आइडियल मोरल कंडक्ट है उसके लिए रूल बनाता है और वो उन रूल्स की रेगुलेटिंग करता है। जो लॉज है वो क्या है, मेंट फॉर रेगुलेटिंग, कैसा ह्यूमन कंडक्ट कर रहा है उसको रेगुलेट कर रहा है। ह्यूमन कंडक्ट मतलब कि किस तरह से कोई भी, जैसे हम इसमें फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन में है कि अलग अलग तरह के लॉ, कि अगर आपने ये नियम, ठीक है, ये कायदा तोड़ा तो इसके कारण आपको ये पेनल्टी लगेगी या ये पुनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो ये मेंटेन करके रखता है। लॉज बने हैं, अगर उस लॉज के हटके कोई इलीगल काम करता है, अगर उसी लॉज में रहकर, उस लॉज के दायरे में रहकर कोई काम करता है तो इट मीन्स वो लीगल है, ठीक है, उसके लिए कोई भी पेनल्टी या पुनिशमेंट नहीं है। अगर वो उस दायरे से बाहर, ठीक है, बियॉन्ड द लिमिट ऑफ लॉज, उसकी लिमिट से बाहर जाके काम करता है तो उनके लिए अलग अलग पुनिशमेंट्स हैं, पेनल्टी है, ये सब चीजें होती है। ये सब चीजें ऐसा नहीं कि जनरल लाइफ में भी जैसे किसी ने कोई क्राइम किया है तो उसको पुनिशमेंट मिलती है, जो भी है लॉज के लिमिट को क्रॉस करके अगर किसी ने कोई काम किया है। ये जो हमारा ड्रग है, जो हमारा ये प्रोफेशन है, फार्मेसी प्रोफेशन, विच इज रिलेटेड टू ड्रग्स, जो कि डील करता है ड्रग्स के साथ, अगर इसमें भी कोई लॉज की लिमिट को तोड़कर अगर इस तरह की कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता है, चाहे वो एक्टिविटी कंपाउंडिंग में हो, डिस्पेंसिंग में हो, ठीक है, चाहे उसकी सेलिंग में हो, सप्लाइंग में हो, इवन कंज्यूमिंग में हो, कोई भी एक्टिविटी उस लिमिट को क्रॉस करके अगर वो काम करता है तो उनकी भी अपनी पेनल्टी है, अपनी पुनिशमेंट्स है, ठीक है। तो ये हमारा इसमें एथिक्स और लॉ के रिलेटेड हो गया। अब हम बात करें फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस में, तो ये किससे कंसर्न है, वेरियस लॉज से रिलेटेड टू ड्रग्स, मेडिसिन। इसमें जो लॉज है वो किससे रिलेटेड है, रिलेटेड टू ड्रग्स,
कॉस्मेटिक्स फार्मासिस्ट तो इनसे रिलेटेड सारे लॉज है, या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं एंड फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन। ठीक है, तो ये बात करते हैं हम, ये हो गया लॉज। वो जो फार्मास्यूटिकल में जो लॉज हैं वो किससे रिलेटेड है? ठीक है, वो रिलेटेड है ड्रग से, कॉस्मेटिक से, ठीक है, फार्मासिस्ट से, ठीक है, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन से। इट मींस इससे रिलेटेड अगर कोई भी लॉ के बियॉन्ड द लिमिट क्रॉस करके कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म की गई है तो दैट मीन्स कि उन्होंने लॉ को तोड़ दिया है और उसके लिए अलग अलग पेनल्टीज, अलग अलग पनिशमेंट्स इसके लिए हैं। ठीक है, अब हम बात करें फार्मेसी में, फार्मेसी हेल्थ केयर की बात करें। पहले जो ट्रीटमेंट होते थे, जितने भी ट्रीटमेंट्स होते थे पहले, ठीक है, जैसे अब जो भी फिजिशियंस होते थे पहले तो आयुर्वेदिक से लिंक होता था ना कि हाँ अगर कोई बीमारी हो गई उसको ट्रीटमेंट करने के लिए कुछ काढ़ा पिला दिया, ठीक है, या फिर नेचुरोपैथी के नेचुरल मेडिसिन वगैरह दे दी। और उसमें जो भी एपोथिकेरिस होते थे, एपोथिकेरिस होते हैं औषधिकार, जो औषधि से पहले नेचुरली जो ड्रग्स होती थी उनसे ही ट्रीटमेंट किया जाता था। ठीक है, आयुर्वेदा था पहले, एलोपैथिक तो बाद में आया है, जो केमिकली सिंथेसाइज की जाती है मेडिसिन, वो अब आया है। उस टाइम क्या होता था, नेचुरल जो ट्रीटमेंट दिया था नेचुरल ड्रग से दिया जाता था। ठीक है, अगर वो काढ़ा वगैरह, काढ़ा बनाकर या कुछ भी कोई चूरन बनाकर, कोई पाउडर बनाकर या कोई लेप लगाकर इस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता था। तो उस टाइम जो फिजिशियंस होते थे ना, या फिर प्रीस्ट भी इसका इलाज करते थे, वो हर चीज को क्या रखते थे, सीक्रेट रखते थे। और जब कोई भी ट्रीटमेंट के बाद अगर मान लो वो सब ठीक हो जाते थे तो उसको एक तरह से मैजिक और रेमेडी में लिया जाता था। ठीक है, मैजिक हो गया अभी बहुत, ठीक है। तो इसमें भी लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, ठीक है, आयुर्वेदिक से पहले आयुर्वेदिक में चरक संहिता, सुश्रुता, उसमें ऋग्वेद था, ऋग्वेद में जितना भी सब मटेरियल था उसके अकॉर्डिंग ही ट्रीटमेंट होता था। अब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, जो मेडिसिन है वो सिंथेसाइज की गई आर्टिफिशियली, ठीक है, वो सिंथेटिक मटेरियल से, केमिकल मटेरियल से सिंथेसाइज होने लगी। ठीक है, अब उसमें वो केमिकल्स हैं तो वो केमिकल्स के नेगेटिव्स भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। तो हर चीज के लिए उसके लिए लॉज बने हुए हैं रिगार्डिंग देयर डिस्पेंसिंग प्रोसीजर, रिगार्डिंग देयर कंपाउंडिंग प्रोसीजर, रिगार्डिंग देयर सेलिंग प्रोसीजर, इवन सप्लाइंग ऑफ दैट ड्रग्स और मेडिसिन्स, एंड रिगार्डिंग देयर कंज्यूमिंग प्रोसीजर ऑल्सो। ठीक है, तो इसमें क्या बता रखा है, इसके लिए भी अब अलग अलग तरह के जो लॉज बने हुए हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे अगर मान लो किसी ने कोई ड्रग स्टोर खोलना है, मेडिकल स्टोर खोलना है, तो उसके लिए भी क्या है, लाइसेंस रिक्वायर्ड है। ठीक है, उसमें भी बहुत से लीगल एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। उन एस्पेक्ट्स को पूरा करके ही उस किसी भी पर्टिकुलर पर्सन को ड्रग स्टोर ओपन करने का लाइसेंस मिल जाता है। ठीक है, उसमें अलग अलग रूल्स बना रखे हैं, और वो रूल्स किसने बनाए हैं, वो रूल्स बनाए हैं लेजिस्लेशन कमेटी, वो रूल्स बनाए हैं। ठीक है, और उसको क्या कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन, उसको फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन कमेटी भी कह सकते हैं। ठीक है, अब किसी ने, आपको मैंने एग्जांपल दिया कि अगर किसी ने अपना कोई ड्रग स्टोर ओपन करना है, या फिर किसी ने कोई इंडस्ट्री, ठीक है, अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो कि ड्रग से रिलेटेड है, चाहे वो पेरेंटल प्रोडक्ट की है, चाहे वो सॉलिड डोसेज फॉर्म की है, किसी भी तरह की अगर उसने अपनी कोई इंडस्ट्री ओपन करनी है या फिर मेडिसिन शॉप ओपन करनी है, तो उसमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, जिनको कहा जाता है लीगल एस्पेक्ट्स, कुछ लीगल एस्पेक्ट्स है। अगर वो जो लीगल एस्पेक्ट्स है वो फुलफिलमेंट कर रहे हैं जो रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड है, जैसे कि
आप DSBM सब्जेक्ट में पढ़ते हैं कि कुछ ये लीगल एस्पेक्ट्स हैं ड्रग स्टोर ओपन करने के लिए। जैसे लाइसेंस होना बहुत ज़रूरी है जब भी किसी ने कोई फार्मासिस्ट की शॉप खोली है, ठीक है। लाइसेंस के साथ उसकी जो डिग्री या डिप्लोमा है वो उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद उसमें सारा जो भी जहाँ पे भी आपने ओपन करनी है रेंट पे है तो उसका सब डिटेल होना चाहिए, उस एरिया का प्लान होना चाहिए, मैप होना चाहिए उसमें, ठीक है। और अगर मान लो आप स्टोर वहाँ पे मेडिसिन रख रहे हैं, कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जिसको जो कि शेड्यूल C और शेड्यूल C1 जो कि हम इस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे कौन सी ड्रग्स होती हैं उसके अंडर आती हैं, तो उनको क्या होता है रेफ्रिजरेटर की रिक्वायरमेंट होती है, तो रेफ्रिजरेटर की भी रिसीट होनी चाहिए। इस तरह से कुछ लीगल एस्पेक्ट्स होते हैं, अगर आप उनकी फुलफिलमेंट कर देते हैं तो ही आपको वो अलाउ करते हैं कि हाँ दैट यू कैन ओपन द मेडिकल स्टोर, आप ओपन कर सकते हैं लीगली अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन अगर ऐसा है कि वो सारे एस्पेक्ट्स पूरे नहीं हो रहे तो वो इलीगल माना जाता है, उसके लिए पेनल्टी भी हो सकती है, लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है, अलग अलग जो भी है सबके अलग अलग रूल्स है उसके अकॉर्डिंग उसको पेनल्टी या पनिशमेंट दी जाती है, ठीक है। अब ये जो सारे रूल्स हैं ये रूल्स किसने बनाए हैं, वो रूल्स बनाए हैं लेजिस्लेटिव कमेटी। आपको पहले बताया था ये मेंटेन करके रखती है रूल्स, जो भी रूल्स है उसका अरेंजमेंट उसकी एक तरह से व्यवस्था करके रखती है, ठीक है। अब ये रूल्स किसने मैनेज करते हैं, तो इसको कहा जाता है फार्मेसी में है तो हम इसको कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेटिव कमेटी कह सकते हैं, ठीक है। अगर हम आगे मूव करते हैं तो हेल्थ केयर जो फार्मेसी हेल्थ केयर की बात करें, ठीक है, पब्लिक का एक राइट है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की कि उसको अच्छी क्वालिटी की केयर दे टू द पीपल अबाउट द रिलेटेड द हेल्थ, ठीक है। अब उसमें क्या होती है वो इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए, जो भी मेडिसिन वगैरह होनी चाहिए जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, जो कि राइट है एक हर पर्सन का, तो उसमें क्या होती है वो इनएक्सपेंसिव होनी चाहिए। अब जो फार्मेसी है उसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इन द हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। फार्मेसी हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। कैसे, अगर हम बात करें फार्मासिस्ट क्या होते हैं, देखो दवाई की दुकान है, मेडिसिन की शॉप है, हर कोई नहीं खोल सकता, ठीक है। अगर किसी ने कोई गारमेंट्स की शॉप खोली है, ग्रोसरी की शॉप खोली है, तो ऐसा नहीं उनको कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट है, लेकिन ड्रग्स और मेडिसिन से रिलेटेड काम है तो इसको हर कोई ओपन नहीं कर सकता, इसके लिए क्वालिफाइड फार्मासिस्ट होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनको पता है, दे कैन अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, दे नो अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन के बारे में, दे आर फैमिलियर अबाउट द प्राइसिंग स्ट्रक्चर, उनको ये भी पता है किस तरह से प्राइस डिसाइड की जाती है, प्राइसिंग स्ट्रक्चर क्या है एक मेडिसिन की। दे प्रोवाइड इन्फॉर्म्ड अबाउट और एडवाइस टू द पेशेंट्स विद माइनर इलनेस, थोड़ी मोटी इलनेस होती है जिसे हम कहते हैं ना सिर दर्द की दवाई दे दो, मेडिसिन शॉप पे जाते हैं, ठीक है, तो वो इतना तो वो गाइड कर देते हैं कि हाँ भाई आप ये एक टाइम ले लेना, ये मेडिसिन 2 टाइम लेना, खाने से मील से पहले लेने हैं, बिफोर मील्स लेनी है, आफ्टर मील, तो वो गाइड कर सकते हैं क्योंकि उनको नॉलेज है, ठीक है। और वो क्या करते हैं, एक ड्यूटी प्रिस्क्राइब करते हैं, दे प्रोवाइड इंटरफेस, एक तरह का इंटरफेस होता है या फिर लिंक होता है बिटवीन ड्यूटीज ऑफ प्रिस्क्राइबिंग एंड सेलिंग मेडिसिन, उसके बीच में एक तरह का इंटरफेस होता है। तो हम कह सकते हैं कि जो फार्मेसी प्रोफेशन है वो सूटेबल है एक तरह से टू अज्यूम द, उनको क्या है एक मल्टी डिसिप्लिनरी मेंबर होते हैं वो, ठीक है, जिसमें बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके अंदर, क्योंकि वो क्या होते हैं कि क्या क्या रोल प्ले करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ, अलग अलग रोल प्ले करते हैं। एक तो वो एडमिनिस्ट्रेशन में रोल प्ले करते हैं, ठीक है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग में एंड सप्लाइंग में, इन सब में तो मल्टीपल रोल प्ले करता है, जो कि एक फार्मासिस्ट जो टीम होती है, इसीलिए जो मेंबर होता है उसकी एक मल्टी डिसिप्लिनरी टीम कहा जाता है उसको, क्योंकि ये हर डायरेक्शन में ये हेल्पफुल होते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ फार्मास्यूटिकल सर्विसेज,
यानी फार्मास्यूटिकल सर्विसेज के एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, ड्रग रेगुलेशन, ड्रग की रेगुलेशन और कंट्रोल में, एंड इन द फॉर्मुलेशन, जो फॉर्मुलेशन है, एंड द क्वालिटी कंट्रोल ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और किस में हेल्पफुल होते हैं? ऑल्सो हेल्पफुल इन द इंस्पेक्शन में एंड असेसमेंट ऑफ ड्रग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज में, ठीक है, एंड इन द एश्योरेंस ऑफ प्रोडक्ट क्वालिटी थ्रू आउट द डिस्ट्रीब्यूशन चेन, इसमें भी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, एंड नेशनल एंड इंस्टीट्यूशनल फॉर्मुलरी कमेटीज के अंदर। तो इनको ये कह सकते हैं कि जो फार्मासिस्ट है वो मल्टीपल रोल प्ले करते हैं हर तरह में, एडमिनिस्ट्रेशन में, ठीक है, कंपाउंडिंग में, ठीक है, डिस्पेंसिंग में, और जितनी भी जो कमेटीज हैं उसको मेंटेन करके रखने में, उनके रूल्स को फॉलो करने में, इंस्पेक्शन में हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, फॉर्मुलेशन बनाने में, उसकी क्वालिटी कंट्रोल में, ठीक है, क्वालिटी एश्योरेंस में, हर डायरेक्शन में हम कह सकते हैं कि फार्मासिस्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ठीक है। तो हमने बात की कि अब जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में फार्मेसी के रिगार्डिंग कि फार्मासिस्ट की क्या क्या ड्यूटी है, ठीक है, एक गवर्नमेंट है उसका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक राइट है हर पर्सन का कि उसको अच्छी हेल्थ मिले। अच्छी हेल्थ केयर सिस्टम के लिए जो फार्मासिस्ट है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उसके बारे रिगार्डिंग हमने डिस्कस किया, ठीक है। नाउ मूव टू द, अगर हम बात करें आगे इसकी ओरिजिन की, ठीक है, ओरिजिन की बात करें तो ओरिजिन में क्या था? पहले तो इसमें आयुर्वेद था, ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आयुर्वेद था। आयुर्वेद से अलग अलग तरह से ट्रीटमेंट किया जाता था, आपको बताया, ठीक है, जिसको मैजिक कहा जाता था कि हाँ कोई भी जो मतलब कि वैद्य होते थे, औषधकार होते थे, वो ट्रीटमेंट करते थे, ठीक है, उसमें अपनी उनकी कोई ऐसा नहीं थी उस टाइम उनकी कोई फार्माकोपिया थी, वो उनकी जो फार्माकोपिया थी उसको वो ऋग्वेद थी, उस ऋग्वेद को ही एक तरह से फार्माकोपिया मानते थे, ठीक है, जिसमें वो क्या करते थे, जो भी औषधि है, अलग अलग जो हर्बल ड्रग्स हैं उनका कुछ कॉम्बिनेशन करते थे मिक्सचर करके और उसकी हेल्प से ट्रीटमेंट करते थे। तो कोई ऐसा नहीं था, नेचुरल ड्रग्स थी तो उसके लिए कोई नियम कायदे कानून नहीं बने हुए थे, कोई लॉज नहीं थे, कोई एथिक्स नहीं थे, बस उन्होंने क्या किया, उनकी प्रॉपर्टीज देखी नेचुरल ड्रग्स की और उनको मिक्स किया और डिजीज के जैसे सिम्टम्स है उसके अकॉर्डिंग उसको यूज करा, ठीक है, ठीक हो गया तो सही है, नहीं तो कोई ऐसा नहीं कि अगर मान लो कोई ठीक नहीं हुआ तो उसके रिगार्डिंग कोई एक्शन लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं था। और उस टाइम जो हेल्पर होते थे, असिस्टेंट होते थे फिजिशियन के, या फिर जो भी आप कैसे एपोथेकेरीज, ठीक है, वो क्या होते हैं, एक तरह के जो मतलब कि औषधकार होते हैं, उनकी जो भी चीजें थी वो सीक्रेट रहती थी। लेकिन अब जो धीरे धीरे ये जो मॉडर्न एरा आया है उसमें जो ट्रेंड है, उस ट्रेंड में अब ये चीजें सामने आई है भी। अब उसमें क्या है, अब उसमें अलग अलग केमिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, केमिकली सिंथेसाइज किए जा रहे हैं, तो उसके रिगार्डिंग उसकी हर चीज में अलग अलग जो लेजिस्लेटिव कमिटीज हैं उन्होंने एक रूल बना रखे हैं, उन रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज वो लिमिट, अगर मान लो वो लॉ को अक्रॉस कर रहे हैं, बियॉन्ड कर रहे हैं उसकी लिमिट के अक्रॉस, तो वो इट मीन्स वो जो रूल है उसको ब्रेक कर रहे हैं, रूल तोड़ रहे हैं, तो इट मीन्स उनको पेनल्टी मिलेगी, ठीक है। तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था, एलोपैथी सिस्टम तो बाद में आया है, ठीक है, जब हमारे बिफोर इंडिपेंडेंस से पहले भी जो सिस्टम आया था, एलोपैथी का सिस्टम आया था, वो सारा किसके कंट्रोल में था, ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में था, ठीक है। अब वो ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में जो भी उनका सिस्टम था उसमें क्या था, वो जो भी फॉलो करते थे वो अपनी ब्रिटिश फार्माकोपिया थी उसके अकॉर्डिंग सब फॉलो करते थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी ओरिजिन एंड नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। तो ये जो हमारा टॉपिक है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ ज्यूरिस्प्रूडेंस, इसमें क्या था, सबसे पहले क्या आया था, इन 1811, अगर हम बात करें ईयर 1811, ठीक है, 1811 में, ठीक है, जो फर्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने एक केमिस्ट शॉप खोली थी,
ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी, इसने क्या खोला था, केमिस्ट शॉप। ठीक है, ये केमिस्ट शॉप कहाँ पे खोली गई थी, ये मिस्टर बैथगेट थे, उन्होंने खोली थी, मिस्टर बैथगेट, और ये कैलकाटा में ओपन की गई थी। ठीक है, उसके बाद ये ब्रिटिशर्स ने की थी। उसके बाद जो सेकंड कंपनी थी, इन्होंने क्या किया था, 1910 में टिंचर मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिंचर्स को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था और स्पिरिट को मैन्युफैक्चर करना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करें जो पहली इंडिया में जो कंपनी खुली थी वो 1821 में। ठीक है, इंडिया की खुद की, वो तो ब्रिटिशर्स थे तब की बात है, तो ये मिस्टर स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट ने की थी, स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट, इन्होंने ओपन की थी, मिस्टर स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट ने। ठीक है, अपनी कंपनी खोली थी। उसके बाद क्या था, पीसी रॉय नहीं, ये भी जो स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट थी, इसने 1921 में अपनी कंपनी खोली थी। ये भी ब्रिटिशर्स ही थे, जो कि फर्स्ट इंडियन कंपनी थी, दैट इज 1901 में जो सर पीसी रॉय थे, बंगाल केमिस्ट खोली थी, पीसी रॉय। पीसी रॉय ने क्या किया था, बंगाल केमिस्ट और फार्मास्यूटिकल वर्क्स अपनी एक इंडस्ट्री को ओपन किया था। ये पहली इंडियन, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो पहली इंडियन थे, उन्होंने खोली थी। उसके बाद 1903 में जो प्रोफेसर टी के गुजार, ठीक है, इसमें एलेम्बिक केमिकल वर्क्स खोली थी, टी के गुजर, इन्होंने खोली थी एलेम्बिक केमिकल वर्क्स। ठीक है, ये खोली थी इन्होंने बड़ौदा में। ये हमारा इसका ओरिजिन हो गया। एटलीस्ट आप ये भी कह सकते हैं हिस्ट्री होगी, जिसमें अलग अलग ईयर में, जैसे ईयर 1811 में क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने केमिस्ट शॉप खोली थी। ये एलोपैथी के केस में हम कर रहे हैं, पहले तो आयुर्वेदिक चलता था। ठीक है, उसके बाद 1910 में जो इसके जो मिस्टर बैथगेट थे, इन्होंने क्या मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टिंचर्स और स्पिरिट स्टार्ट कर दिया। 1921 में जो स्मिथ स्टैनी स्ट्रीट थे, इन्होंने भी केमिकल इंडस्ट्री में अपना नाम आगे बढ़ाया। एंड इन 1901 पीसी रॉय थे, इन्होंने एक इंडस्ट्री खोली केमिकल्स की, दैट इज बंगाल केमिस्ट एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स। उसके बाद 1903 में जो प्रोफेसर टी से गजर थे, इन्होंने एलेम्बिक केमिकल वर्क्स खोली बड़ौदा में। ठीक है, ये यहाँ से स्टार्टिंग हुई, इनिशियलाइजेशन हुई एलोपैथिक सिस्टम की। उससे पहले जो भी ट्रीटमेंट होता था वो आयुर्वेदिक सिस्टम से ही रिलेटेड था। ठीक है, ये हमारा हो गया ओरिजिन, या फिर आप कह सकते हैं एक तरह की हिस्ट्री होगी। ठीक है, ओरिजिन। अब हम आगे इसके बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से इसकी रिगार्डिंग कैसे प्रोसीड हुआ, किस तरह से लॉज की तरफ बढ़े। ये तो पहले इन्होंने ये सब खोला अपना